हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और एक बार फिर से हम हाजिर हैं इस YouTube चैनल पर। आज पर्यावरण की पुस्तकें सीरीज में हम जिस किताब की चर्चा करने वाले हैं वो किताब है ये। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस किताब का नाम है राजस्थान की रजत बूंदें और इसे लिखने वाले हैं अनुपम मिश्र। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं थोड़ा सा लेखक के बारे में और फिर जानेंगे किताब के बारे में। तो इसे जो लिखने वाले लेखक हैं अनुपम मिश्र, वो इस देश के जाने माने पर्यावरणविद रहे हैं। 2016 में उनका निधन हो गया कैंसर से। इसके पहले वो 30-35 सालों तक जल संरक्षण के क्षेत्र में समाज केंद्रित काम करते रहे। समाज के द्वारा जो किए गए काम हैं उनको उन्होंने दर्ज भी किया। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है आज भी खड़े हैं तालाब, और ये दूसरी पुस्तक राजस्थान की रजत बूंदें। ये जो पुस्तकें हैं ये कॉपीराइट फ्री हैं, इन्हें कोई भी छाप सकता है। इसका कारण ये था कि अनुपम जी का मानना था कि उन्होंने जो कुछ भी समझ विकसित की है, जो कुछ भी अपनी ज्ञान की परंपरा विकसित की है, वो सारा ज्ञान उन्होंने समाज से लिया है। वे अपने आप को समाज का क्लर्क यानी समाज का मुंशी कहा करते थे, और वो कहते थे कि समाज सबसे बड़ी संस्था है, यह राज्य और सरकार से भी बड़ी संस्था है और यह किसी भी स्वयंसेवी संस्था से बड़ी संस्था है, क्योंकि जो समाज है उसके अंतर्गत ही सब कुछ आता है। राज भी उसके अंतर्गत आता है, जो दूसरी संस्थाएं वो भी उसके अंतर्गत आती हैं, और समाज अपना मूल्यांकन, अपना सुधार, अपना काम अपने ढंग से करता है, अपनी गति से करता है। उन्होंने जो दोनों किताबें लिखी और जो रिसर्च किया, उसके अलावा जो लेख लिखे, वो सारे लेख समाज केंद्रित रहे। तो जो एक तरीके से विज्ञान या फिर संस्थागत रिसर्च है वो उनकी किताबों में ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। उसमें आपको सामाजिक जन आंदोलन की चीज़ें या सामाजिक सुधार की चीज़ें या समाज केंद्रित समाधान ज़्यादा दिखाई देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि जो भी पर्यावरण से जुड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि जल, जंगल, ज़मीन या फिर हमारी जो साझी विरासत है, जैसे कि तालाब हैं, पोखरे हैं, कुंड हैं, कुएं हैं, तो ये सारे जो हैं ये अनुपम जी बताते हैं कि इनकी जो रखवाली का काम है और इनकी मरम्मत का काम है और इन्हें ठीक बनाए रखने का काम है, वो समाज का काम है, वो समाज किया करता था। इसमें गड़बड़ी इस वजह से आई है कि पिछले कुछ 50, 60, 100 सालों से हुआ ये है कि इसके लिए अलग अलग विभाग बन गए हैं सरकारों में, और वो विभाग इन चीज़ों की जो है इन चीज़ों के संरक्षण का काम उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। उस वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। अनुपम मिश्र का एक और बहुत महत्वपूर्ण परिचय है। ये अनुपम जी चिपको आंदोलन के पहले इतिहासकार थे। चिपको का जो पहला इतिहास है और जो पहली जानकारी दुनिया के सामने जो आई उत्तराखंड से बाहर निकल के, उसमें सबसे महत्वपूर्ण हाथ अनुपम मिश्र का था। चिपको से जुड़ी हुई जितनी तस्वीरें हैं उसमें से ज़्यादातर तस्वीरें अनुपम मिश्र ने ही खींची थी। इसके अलावा इन्होंने हजारों तालाबों को ठीक करने का काम किया है, कई सारी नदियों को सुधारने का काम किया राजस्थान में, और बहुत सारे देश और विदेश के पुरस्कार इन्हें मिले। और ये एक तरीके से अपना काम चुपचाप करते रहे समाज में, बिना शोर शराबा किए हुए। तो ये थे अनुपम मिश्र, जिनका कि परिचय और भी बहुत ज़्यादा दिया जा सकता है, लेकिन अब हम आते हैं किताब पर। ये किताब राजस्थान की रजत बूंदें लिखी गई है राजस्थान में जल परंपरा, जल संरक्षण की परंपरा को केंद्र में रखकर। और अनुपम मिश्र गांधी शांति प्रतिष्ठान में कार्य करते थे, और इसके द्वारा वो एक बार राजस्थान गए थे, और वहाँ राजस्थान जाने के बाद उन्होंने एक तरीके से राजस्थान को अपनी कर्म भूमि बना लिया। और जल संरक्षण सीखने का सबसे बेहतर जगह, राजस्थान से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। उसका कारण यह है कि राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है। तो जाहिर है, जब सबसे कम बारिश होती है तो वहाँ के लोग अगर हजारों सालों से जिंदा हैं तो वो अपने बलबूते, अपने संरक्षण के बलबूते ही जिंदा हैं। तो इस तरीके से राजस्थान में जब वो गए और राजस्थान में उन्होंने 10-20 साल लगातार जब काम किया, समाज को समझा, तो उसके बाद से उन्होंने ये किताब लिखी। और ये किताब बताती है कि किस तरीके से बिना कोई नारा लगाए, बिना कोई संस्था बनाए, समाज पानी की जो परंपरा है, पानी की जो संरक्षण की परंपरा है, वो अपने आप चुपचाप निभाया जा रहा है, और आज भी ये जारी है, अनवरत रूप से जारी है। और
राजस्थान में जहाँ की सबसे कम बरसात होती है, वहाँ के लोग पानी को लेकर के ज़्यादा परेशान नहीं है, वहाँ कभी पानी की कमी महसूस नहीं हुई। जबकि हम जानते हैं कि देश के बहुत सारे इलाके जहाँ अच्छी बरसात होती है वहाँ पर अक्सर पानी की कमी की खबरें सुनने में आती रहती हैं। तो ये है किताब। इसमें किताब में कुल 8 चैप्टर्स हैं और 8 चैप्टर में अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। 8 चैप्टर के मैं नाम एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। पहला चैप्टर है पधारो मारे देश, फिर माटी जल और ताप की तपस्या, तीसरा राजस्थान की रजत बूंदे, चौथा ठहरा पानी निर्मला, बिंदु में सिंधु समान, जल और अन्न का अमर पटो, भूड़ थारा बारे मास, और 8वां अपने तन मन धन के साधन। तो ये है 8 चैप्टर। अब इसमें एक एक करके हम समझते हैं कि इस किताब में क्या दिया हुआ है। तो ये जो पहला चैप्टर है ये एक मिथकीय कथा से शुरू करते हैं अनुपम जी, और बताते हैं कि जो वहाँ का मरुस्थल है राजस्थान का, जैसलमेर, बाड़ामेर और जोधपुर का इलाका, वहाँ पे कहा जाता है कि वो जो है महाभारत की कहानी से जुड़ा हुआ है। महाभारत की कहानी में एक बार कोई ऐसा अस्त्र चला, ब्रह्मास्त्र या कोई दूसरा अस्त्र, जिससे कि वो पूरी भूमि मरुस्थल में तब्दील हो गई। जब मरुस्थल में तब्दील हो गई तो लोग पानी के लिए परेशान होकर जाहिर है। तो उसके बाद वहाँ पे भगवान कृष्ण ने वरदान दिया कि यहाँ पर पानी की कभी कमी नहीं होगी, और उस वरदान को लोगों ने आज तक निभाया है अपने तरीके से, अपने साधनों से। तो ये उसके बारे में है, समाज की उस परंपरा के बारे में है जिसमें कि किस तरीके से ये वहाँ पे पूरा गढ़ा गया है, पूरी तरह से जल संरक्षण की संरचना गढ़ी गई है। और इसमें बताते हैं इस किताब में अनुपम जी की बहुत सारे आपको वास्तुकला के बहुत अच्छे उदाहरण मिलेंगे। इसके अलावा जो है भाषा विज्ञान का एक अच्छा नमूना आपको देखने को मिलेगा। इस जगह पे भारत देश में सबसे कम बरसात होती है और यहाँ पे बादलों के 40 से भी ज़्यादा नाम आपको मिलेंगे। तो एक बादल के 40 नाम हैं, बरसात के कई सारे, बारिश के कई सारे यहाँ पे नाम हैं। इसके अलावा संरक्षण की अलग अलग पद्धतियाँ हैं। एक तरफ कुंड है, कुएं हैं, तालाब है, पोखरी है, और भी कई सारे ऐसी चीज़ें हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें जो है ये भी बताया गया है कि इस यहाँ पर जेठ को, जो जेठ महीना होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और जेठ का महीना यही है लगभग आपका मई और जून का महीना जो होता है। तो वहाँ पे जेठ के महीने को बुरे रूप में नहीं देखा जाता है, क्योंकि हम माना जाता है कि जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ही अच्छी बरसात होगी और पूरा साल अच्छे से चलेगा। तो ये पहला चैप्टर है। दूसरा जो चैप्टर है वो है माटी जल और ताप की तपस्या। इसमें बताया जाता है कि किस तरीके से जल संरक्षण को इन्होंने अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया है, और एक तरीके से ये तपस्या है, श्रद्धा है। और इसमें एक जगह कहते भी हैं कि श्रद्धा के बिना शोध का काम कितने भी अच्छे से किया जाए वह आंकड़ों का एक ढेर बन सकता है। तो किसी भी काम को करने में न सिर्फ साधन की ज़रूरत है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है श्रद्धा की। तो पर्यावरण के प्रति आज जो भी चर्चाएं आपको देखने को मिलती हैं, उसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि मिसिंग है, और वो चीज़ है श्रद्धा, ममत्व, लगाव, जो कि समाज अपने चीज़ों से पैदा करता है। तो अगर आप किसी दूसरी जगह की पर्यावरणवाद की बात करेंगे या कहीं दूसरी जगह का व्यक्ति किसी दूसरी जगह के लिए समाधान ढूंढेगा, तो उसमें उसका लगाव नहीं होगा। वो एक तरीके से उसको प्रोफेशनल तरीके से करेगा या फिर वो उसका पेशा हो सकता है, लेकिन लगाव वाली चीज़ नहीं होगी। लेकिन राजस्थान के लोग जब अपने स्थानीय जल संरक्षण करते हैं, स्थानीय चीज़ों को बचाने का काम करते हैं, तो उसमें उनका एक लगाव होता है। और अलग अलग इसमें परंपराएं हैं। अकाल से बचने के लिए किसमें ओरण परंपरा बताते हैं अनुपम जी कि ओरण एक ऐसा जंगल होता था जो चारों तरफ से घिरा नहीं होता था, लेकिन लोग मान लेते थे कि ये जंगल तभी खोला जाएगा, इसके पानी का उपयोग तभी किया जाएगा जब अकाल पड़ेगा, सामान्य दिनों में इसके पानी का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो इस तरह की अभी भी बहुत सारी परंपराएं वहाँ पर जिंदा हैं। अब इसमें आता है तीसरा जो चैप्टर है, राजस्थान की रजत बूंदें।
इसमें बताते हैं कि बिना किसी इंजीनियर के, आधुनिक पढ़ाई के, वहाँ के जो वास्तुकार हुआ करते थे और जो तालाब बनाने वाला हुआ करते थे, जो कुआं बनाने वाले हुआ करते थे, वो किस तरीके से वहाँ के स्थानीय भूगोल और वहाँ की ज़रूरतों का ध्यान रख के इन जल स्रोतों का निर्माण किया करते थे। इस चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान की रजत बूंदें इसका नाम है, और ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है। इसका कारण ये है कि एक बार वहाँ पे किसी स्थानीय व्यक्ति से इन लोगों ने पूछा था कि यहाँ पर कितनी सेंटीमीटर या कितने मिलीमीटर या कितने इंच बारिश होती है। तो वो दरअसल आज के विज्ञान के हिसाब से जानना चाहते थे कि कितनी बरसात होती है। तो वहाँ के उस व्यक्ति ने, स्थानीय व्यक्ति ने, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसने जवाब दिया था कि ये कोई इंच या मिलीमीटर में हम इस बारिश को नहीं नापते हैं, इसे हम रजत बूंदे समझते हैं। रजत बूंदे यानी चांदी की बूंदे, जितना समेट लो भविष्य में काम आएंगी। तो इसे उन्होंने विज्ञान की तरह नहीं, जीवन दर्शन की तरह देखा। और जीवन दर्शन की तरह देखने का फ़ायदा उन्हें ये हुआ कि उन्होंने इसे कभी नापने की कोशिश नहीं की, इसके साथ जीने का उन्होंने एक तरीके से प्रयास किया, जीने की एक तरीके से रास्ता उन्होंने निकाला। तो ये है तीसरा चैप्टर। इसमें तरह तरह के तालाब और कुआं बनाने वाले लोगों के बारे में बताया गया है। चौथा चैप्टर है ठहरा पानी निर्मला। ऐसा कहा जाता है कि पानी जो है अगर बहता रहे तो वो निर्मल रहता है, और इसे विज्ञान भी प्रूव करता है कि सेल्फ क्लींजिंग जैसी चीज़ होती है कि अगर आप मूवमेंट होता है पानी में तो वो अपने आप को अपने आप साफ़ करता रहता है, उसमें ऑक्सीडेशन होता रहता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इस पे कविताएं हैं कि जो पानी बहता रहे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, और जो पानी ठहरा हुआ पानी होता है वो सड़ने लगता है, ख़राब होने लगता है। लेकिन राजस्थान के लोगों ने इस बात को गलत साबित करके दिखाया है। और ठहरा पानी निर्मला का अर्थ क्या है कि वहाँ पे जो भी जल स्रोत हैं वो ठहरे हुए जल स्रोत हैं मोस्टली, जैसे कुआं है या कुई है या कुंड है या तालाब है। तो ये सारे जो जल स्रोत हैं ये एक जगह स्थिर जल स्रोत हैं। और इसमें ये भी बताते हैं कि अगर 4 लाख लीटर पानी या 40,000 लीटर पानी है तो उस पानी में से कुछ बूंदे भी वो लोग रिसने नहीं देते हैं, बर्बाद नहीं होने देते हैं राजस्थान के लोग। और ये किस तरीके से इसको निर्मल बनाते हैं, किस तरीके से इसको साफ़ सुथरा बनाते हैं, वो इसमें अच्छे से समझाया गया है। कुंडी के बारे में भी बताया गया है। ये इसमें एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं अनुपम जी, समय सिद्ध। मतलब एक ऐसी संरक्षण की व्यवस्था जिसे कि समय ने सिद्ध किया हो, जिसे समय ने सही साबित किया हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आज सही साबित होती हैं, फिर 10 साल बाद उसमें कोई समस्या आने लगती है। विज्ञान की बहुत सारी चीज़ों में ऐसी समस्या आने लगती है, लेकिन ये परंपरा एक ऐसी परंपरा है जिसे समय ने सही साबित करके दिखाया है। तो ये चीज़ें समय सिद्ध है। इसमें जो अगला चैप्टर है 5वां, बिंदु में सिंधु समान। इसका मतलब जैसा कि जाहिर है कि एक छोटी सी चीज़ में बहुत बड़ी चीज़ को समाहित करने की कोशिश है, और ये तालाबों के बारे में है। इसमें एक लाइन लिखते हैं शुरुआत में ही अनुपम जी कि माटी और आकाश के बदलते रूपों के साथ ही यहाँ तालाबों के आकार, प्रकार और उनके नाम भी बदल जाते हैं। चारों तरफ मजबूत पहाड़ हो, पानी खूब गिरता हो, उसमें वर्ष भर नहीं वर्षों तक रोक के रख सकने वाली झीलों का, बड़े बड़े तालाबों का निर्माण हुआ। और इसमें वो बताते हैं कि जिस तरीके का जहाँ भूगोल है, एक राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में भी, और ये सिर्फ अभी राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में जिस तरीके की जहाँ मिट्टी है और जिस तरीके का जहाँ भूगोल है, वहाँ पे उस तरीके के जो है तालाबों का निर्माण हुआ। इसमें अलग अलग कई सारे तालाबों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसमें गणेशर का आपको मिल जाएगा इसमें उदाहरण, जैसलमेर में। इसके अलावा भी बहुत सारे ताल और तलैये का उदाहरण इसमें दिया हुआ है। उनके किनारे बागीचे भी लगाए जाते थे। इसके अलावा जो है इसमें बहुत सुंदर चित्र हैं, और अनुपम जी एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे चित्र भी लिए हैं। और जलस्तर को दिखाने के लिए जो तालाब होते थे उसमें वाटर लेवल को दिखाने के लिए, जैसे इस समय हम इंचेस या सेंटीमीटर का सहारा लेते हैं, तो उसमें क्या करते थे कि मूर्तियाँ बनाते थे वास्तु के हिसाब से। और उस समय का वास्तु सिर्फ दिखावा भर नहीं था, उसका एक अर्थ था, गहरे अर्थ में थी वो।
और ये इस तरीके से थी कि तालाब में सबसे नीचे वाला जो तल होता था उसके कुछ ऊपर पे हाथी का एक चित्र होता था, एक प्रतिरूप होता था, उसके ऊपर घोड़ा, उसके ऊपर शेर। तो यदि हाथी तक पानी आता है तो यानी कि 1/4 साल चल सकता है। अगर घोड़े तक आता है तो जो है आधा साल, मतलब 1/2 ईयर्स तक पानी चल सकता है। और अगर ऊपर तक आ जाता है शेर तक तो फिर पूरा यानी कि तालाब भर गया है और पूरे साल पानी की कोई कमी नहीं होगी। तो ये आप देखेंगे, इसमें फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट है और इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से इसका अर्थ था। जसेरी तालाब के बारे में भी इसमें दिया हुआ है और भी कई सारे तालाबों के, बड़े बड़े तालाबों के इसमें केस स्टडी है, एक तरीके से उदाहरण दिए गए हैं कि कितनी समृद्ध परंपरा है, हजारों सैकड़ों साल की परंपरा है और इस पे कोई बोर्ड नहीं दिखता। इसके आसपास जो आगोर बोलते हैं, कैचमेंट जो चीज़ होती है उसे आगोर बोलते हैं, उस कैचमेंट में लोग जूते चप्पल पहन के नहीं जाते हैं ताकि पानी साफ़ रह सके। और उस कैचमेंट से ये पानी तालाब इकट्ठा करते हैं और पूरे साल इन तालाबों का इस्तेमाल होता है। और इसमें वो बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में ये परंपरा थोड़ी सी टूटी है। वो टूटने का कारण ये है कि जो वाटर सप्लाई का जो काम है वो सरकारों ने ले लिया है, तो लोग इस बात से निश्चिंत हो चले हैं। उनको लगता है कि वाटर सप्लाई आ जाएगी और पानी तो कितनी भी दूर से खींच के लाया जा सकता है, जैसा कि बड़े शहरों में किया जाता है। तो लेकिन अब कई सारी समस्याएं भी आने लगी हैं। वहाँ पे इंदिरा गांधी नहर बनी है, लेकिन उस नहर में बहुत सारी जगहों पे अब पानी नहीं आता, उसमें रेत भर गई है। इसके अलावा जो पानी आता है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा है। तो पानी और स्थानीयता के बीच का जो जुड़ाव है, पानी और भूगोल के बीच का जो जुड़ाव है, वो आपको इसमें स्पष्ट दिखेगा। और यह बात भी स्पष्ट रूप से दिखेगी कि अंततः आज नहीं तो कल हमें पानी के मामले में आत्मनिर्भर होना होगा। स्थानीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीय पानी का ही इस्तेमाल करना होगा और जितना पानी हमें कुदरत ने दिया है उतने पानी में ही हमें काम चलाना होगा। तो ये था 5वां चैप्टर इसका, बिंदु में सिंध। और 6वां जो चैप्टर है, जल और अन्न का अमर पट्टा, इसमें उदाहरण दिया हुआ है जो है कि किस तरीके से जो वहाँ पे जो अनाज उगाया जाता था, खेती की जाती थी और जो मोटे अनाज थे वो बोए जाते थे और ऐसी फसलें बोई जाती थी जो वहाँ के अनुकूल हों, उन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसी फसलों पे ही राजस्थान में जोर दिया गया जिसमें कि बहुत ज़्यादा पानी न लगता हो, क्योंकि वहाँ पर पानी की उपलब्धता कम थी। तो स्थानीय भूगोल का ध्यान रखते हुए वहाँ पे फसलों का और पूरे फसल चक्र का निर्माण समाज ने किया था। और समाज अपने अनुभव से सीखता है, तो जिस साल जैसी बरसात होती थी उस तरह की फसल बोई जाती थी। और इसमें आपको यह दिखेगा कि किस तरीके से बिना आज के किताबी ज्ञान के, अपने परंपरागत ज्ञान से, ऐसे ज्ञान से जो कि आपके भूतकाल को, वर्तमान को और भविष्य को जोड़ता है, एक ऐसे परंपरागत ज्ञान से वो लोग एक बेहतर खेती कर पाते थे। और इस पुस्तक का जो अंतिम पाठ है, बुढ़थारा 12 मास, इसमें एक कहावत से बात शुरू होती है, इंदर थारी एक घड़ी, भुर थारा 12 मास। इसका अर्थ ये है कि जो इंद्र की कृपा होती है वो सिर्फ एक घड़ी, एक क्षण के लिए होती है, क्योंकि बरसात यहाँ पे बहुत कम होती है राजस्थान के इन जिलों में। लेकिन जो भुड़ बोलते हैं, जो कुएं के ऊपर लगी हुई चक्की होती है जिससे कि पानी खींचा जाता है, उसे भुड़ बोलते हैं। तो ये बताते हैं लोग कि इंद्र की जो कृपा है वो सिर्फ एक घड़ी के लिए होती है, लेकिन जो कुएं की कृपा है वो साल भर चलती रहती है। और हमारी सभ्यता इसी से चलती है, क्योंकि साल भर हम पानी के मामले में कुएं, तालाब और इन्हीं परंपरागत जल स्रोतों पर निर्भर हैं। तो इसके बारे में इन्होंने एकदम अच्छे से बताया है कि यहाँ पे कुआं और जो बाकी जो वाटर स्ट्रक्चर्स थे, जो ट्रेडिशनल वाटर स्ट्रक्चर्स थे, वो किस तरीके से बनाए जाते थे। इसमें कुआं है, बावड़ी है, इसके अलावा जो है बहुत सारे जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में बताते हैं ये। इसके बाद से जो है अंतिम चैप्टर, एक तरीके से ये अपने तन मन धन के साधन। अपने तन मन धन के साधन का मतलब क्या है कि राज और समाज, वहाँ का जो स्थानीय राजा यानी कि राज जो था, स्थानीय प्रशासन जो था, और वहाँ का जो समाज था,
वो अपने साधनों से, बिना किसी विदेशी साधन के, बिना किसी कर्ज के या बिना किसी दूसरे से भीख मांगे हुए, अपने साधनों से और अपने प्रयासों से, अपने पसीने से, अपनी श्रद्धा से अपने पानी का ख्याल रखता था, उनका संरक्षण करता था और उनका इस्तेमाल अपने लिए करता था। तो पानी के मामले में ये सीख आज पूरी दुनिया में लागू की जा सकती है। दरअसल पानी के मामले में कई बार हमारे जो बड़े शहर हैं वो दूसरे पर निर्भर हैं, कई बार दूसरे के हिस्से का पानी वो शहर लेकर पीते रहते हैं। ऐसे में ये उदाहरण बहुत अच्छा है कि अपने साधन से, अपने तन मन धन से अपने पानी का संरक्षण किया जाए, उनका उपयोग किया जाए। तो ये थी किताब, ये राजस्थान की रजत बूंदें। ये जो पारंपरिक जल संरक्षण की परंपरा है उसको समझने के लिए एक बेहद ही ज़रूरी किताब है। साथ ही ये भी समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से पीपल सेंट्रिक जो सॉल्यूशन है, जो समाज केंद्रित समाधान है, वही लंबे समय तक काम कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे जो लोग हैं, इसमें एक उदाहरण भी दिया हुआ है, वो जल नीति नहीं बनाते हैं, वो जल दर्शन बनाते हैं। आज जल नीति बनती है 5 साल 10 साल के लिए, ये लोग हज़ारों साल का जल दर्शन बनाते हैं। और ये जो जल दर्शन होता है वो सस्टेनेबल होता है। वो ऐसा नहीं होता है कि पानी आपका ख़त्म हो जाए, और ऐसा नहीं होता है कि नदी सूख जाए। तो इनसे हमें फिर से सीखने की ज़रूरत है और हमें यह समझने की ज़रूरत है कि पानी से जुड़ा हुआ कोई भी समाधान तब तक ठीक से काम नहीं कर सकता जब तक कि वो समाधान समाज केंद्रित न हो। तो जो सोशल सेंट्रिक या पीपल सेंट्रिक सॉल्यूशन है उसकी इसमें बात की जाती है। इसमें बताया जा रहा है कि समाज सबसे बड़ी संस्था है और समाज ही अपना ख्याल खुद रखता है। तो ये थी किताब राजस्थान की रजत बूंदें। आपको ये किताब कैसी लगी, ये समीक्षा कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। इसके अलावा इस किताब के बारे में कुछ अगर आप ऐसा जानते हैं जो कि हम नहीं समझ पाए, नहीं बता पाए, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई पर्यावरण की दूसरी किताब जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम उसे पढ़ें और उसकी समीक्षा करें, तो उसे भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।